मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जहां तक कल हमने किया था उससे आगे हम लोग देखेंगे और आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें अब देखते हैं आगे आज का प्रॉब्लम्स और क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 1.14 तक। 1.4 जो क्वेश्चन था वो आपको 14 नंबर मैंने पहले ही बता रखा था। तो आज डिस्कस करेंगे 15 से। हाँ, एक बात और, कुछ लोगों ने ये मैसेज किया कि वो स्टेट बोर्ड के हैं यानी बिहार बोर्ड के हैं से देना एग्जाम, तो उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए। आप निश्चिंत रहो, एनसीईआरटी के बाद अब एक डीपीपी में उसके ऊपर भी देने जा रहा हूं। एक डीपीपी ऐसा होगा जिसमें बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उस पे बेस्ड पूरे उस दोनों चैप्टर का गॉस लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। आप रिलैक्स रहो ना, वो सब चीज मेरे हाथ में, मैं देख रहा हूं मुझे क्या क्या करना है, तो आप निश्चिंत रहो, वो आपको इसी वीक में मिल जाएगा। फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो आज हम लोग आगे की बात करते हैं, इसलिए निश्चिंत रहना है। हर एक बोर्ड के, जैसे मान लो ये एनसीईआरटी जो है आपका, ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट बोर्ड में भी आता है। आखिर आज के डेट में सिलेबस सबका एक जैसा ही है, तो क्वेश्चंस तो मैच हो ही रहे हैं यहां से वहां सब जगह के, क्लियर है ना। इवन ट्रिपल ई यानी कि जेई मेन या नीट में भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आना, तो हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लिए अलग से मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाने लायक होंगे, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। तो देखो 15 नंबर मैंने सॉल्व कर दिया है, बोर्ड पे 19 तक सॉल्व किया, फिर अगली स्लाइड में मैं सॉल्व कर दूंगा। 15 में क्या बोल रहा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म और वो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फील्ड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कैसे पता लगा, तो यहां पे यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो ए में पूछता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। देखो, ये जो आपका रेक्टेंगुलर है एरिया है, ये आपका वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, क्योंकि इसका देखो एक है वाई में और जेड में, तो ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो तुम्हें पता है एरिया भी तो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर एरिया आपका वाई जेड में है तो एरिया परपेंडिकुलर किसके है, इस प्लेन के, तो ऑटोमेटिकली एरिया और फील्ड ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ऑटोमेटिकली जो फ्लक्स होगा आपका, जो आपका फ्लक्स आएगा, फ्लक्स कितना आएगा, E डॉट ए, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो एरिया पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, वजह तुम समझ गए। तो E A cos 0, E का वैल्यू पुट करो, एरिया को उसका यूनिट सही से रख देना, सेंटीमीटर में है तो 10 का पावर -4 से आंसर आ जाएगा। फिर इसी के बी पार्ट में कहता है कि अगर एरिया जो प्लेन है उसका जो नॉर्मल है, उसके नॉर्मल मतलब उसका परपेंडिकुलर अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो भाई सीधी सी बात है, इसी को थोड़ा टिल्ट कर दिया गया होगा, जिससे कि एरिया वेक्टर जो भी फील्ड के पैरेलल है वो फील्ड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है फ्लक्स कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, फ्लक्स हो जाएगा आपका क्या, E A cos 60। तो E A cos 60 हो जाएगा, तो आप E के जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो, एरिया के जगह आप एरिया वेक्टर रख दो, ठीक है ना। और cos 60 तो पता है 1/2 होता है आपका। तो इस तरीके से हम लोग एरिया का वैल्यू रख दिए, फील्ड का वैल्यू रख दिए, cos 60 रख दिए, तो फ्लक्स हो जाएगा, है ना। केवल एंगल जो यहाँ पे आपने 0 लिया है, यहाँ पे 60। चलो आगे देखते हैं 1.16 में, इसमें क्या बोल रहा है ना कि वो फील्ड वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ठीक है। और इस बार एक क्यूब लिया गया, और जो क्यूब लिया गया है वो क्यूब जो है वो इस तरीके से है, जिसका फेस जो है एक्सिस के पैरेलल है। मतलब एक रेक्टेंगल से हमने पूरा का पूरा एक क्यूब बना लिया। तो पूछता है कि फ्लक्स कितना होगा, तो भाई सुनो, इस केस में फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि ये पहले ये ओपन सरफेस था, तो यहां फ्लक्स आ गया। जब ये क्लोज सरफेस हो जाएगा तो देखो लाइनें जो है 2 बार क्रॉस कर रही है, यहां इस एरिया से इंटर कर रही हैं तो इस एरिया से एग्जिट भी कर रही है। तो इस एरिया से जितना वो पॉजिटिव फ्लक्स देगा, सॉरी नेगेटिव फ्लक्स देगा, उतना ही यहां से पॉजिटिव। तो इस केस में नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। जबकि अगर हम यहां देखें तो सिर्फ क्या हो रहा है कि वो इंटर कर रहा है,
मतलब एक ही एरिया का फ्लक्स है, और यहाँ इंटर भी कर रहा है, आउट भी, ये क्लोज सरफेस हो गया, दोनों में बहुत अंतर है। ये क्लोज, ये ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन क्लोज में तुम लोग गॉस लॉ से देखेंगे कि अंदर में कोई चार्ज है कि नहीं है, तो कोई चार्ज तो है नहीं, फील्ड की लाइन ऐसे आ रही है, ये दो बार सरफेस को क्रॉस कर रही है, एक बार एंट्री एक बार एग्जिट, तो फ्लक्स हमने क्या ले लिया यहाँ पे, 0। चलो 1.17 में क्या करता है, एक ब्लैक बॉक्स है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक बॉक्स लिखा हुआ है, तरह ने तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्लैक बॉक्स है जिसके थ्रू नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो दिया हुआ है आपका 8 × 10⁻3, तो फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। और ब्लैक बॉक्स मतलब वो क्लोज सरफेस की तरह उसको बिहेव करोगे, वो एक क्यूबिकल आकार का ही होता है, क्यूबिकल ही होता है। तो सीधी सी बात है, तो पूछता है नेट चार्ज कितना होगा, तो अगर वो क्लोज क्यूबिकल एक स्ट्रक्चर है तो उसके लिए गॉस लॉ लगाएंगे, क्लोज है इसलिए उसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, गॉस लॉ। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। फाई इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, Q/ε0। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, ε0 × फाई। Q इक्वल टू क्या हो गया, ε0 × फाई। ε0 की वैल्यू पुट कर दो, फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू विल गेट दिस चार्ज। सिंपल है, फ्लक्स दिया हुआ है, आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स तो है ना, कोई भी फ्लक्स इनवर्ड हो या आउटवर्ड, फ्लक्स तो दिया हुआ है। आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब पॉजिटिव फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब पॉजिटिव फ्लक्स, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लिखे हैं। कल को अगर इनवर्ड दे देगा तो नेगेटिव फ्लक्स होगा वो, और चार्ज भी क्या आएगा, नेगेटिव। समझ गए ना, तो इसमें ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 का जो बी पोर्शन है बहुत बढ़िया है, कंसेप्चुअल है। बी पोर्शन में कहता है कि मान लीजिए, मतलब ऐसा कहता है एज्यूम करने को, कि अगर मान लो कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0, अगर मान लो इस बॉक्स के थ्रू, जो भी ब्लैक बॉक्स है उसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या हो जाए, 0, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ नहीं था। तो सुनो ध्यान से, अगर आपका फ्लक्स 0 है तो सिर्फ एक बात की गारंटी मिलती है कि Q इनसाइड यानी नेट चार्ज इनसाइड क्या होगा, 0। लेकिन यहां क्वेश्चन में बहुत केयरफुली तुमको देखना होगा, उसने कहा कि क्या फाई 0 होने का मतलब यह हो गया कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो जवाब है नो, क्योंकि अगर फाई 0 है तो अंदर नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन हो सकता है कि वहां जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो, तो नेट 0 है, फ्लक्स 0 है, लेकिन चार्ज पार्टिकल तो दो रखा हुआ है, एक प्लस Q एक माइनस Q। तो फ्लक्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि वहां चार्ज होगा ही नहीं, वहां नेट चार्ज, समझो बात को, चार्ज के आगे वर्ड लगा देना है नेट। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा केवल पूछ रहा है कि फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या वहां चार्ज 0 हो जाएगा, तो जवाब है नो। तो वही मैंने लिखा यहां पे, मींस नेट चार्ज विल बी 0। इट मे पॉसिबल, ऐसा संभव है, देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मैंने एक एग्जांपल बना के भी आपके सामने लिख दिया कि ये देखो ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेट फ्लक्स तो आपका 0 है ही, क्योंकि Q इनसाइड क्या हो गया, 0। लेकिन आप कहोगे ना कि दो चार्ज पार्टिकल है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.18 यानी 18 नंबर। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, HCF में भी दिया हुआ था, आपको बताया था कि अगर मान लो नीचे में एक सरफेस है, देखो रियल में ये सरफेस दिया हुआ है केवल, और ये 10 सेंटीमीटर का है, एक स्क्वाड है ऐसे 5 सेंटीमीटर के हाइट पे, तो आपको क्या ऐसे इसमें एनसीईआरटी में हिंट भी कर रहा, थिंक ऑफ स्क्वाड एज ए वन फेस ऑफ ए क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से मान लेंगे कि यहाँ पे एक क्यूब है, तो क्यूब है तो ये क्यूब के सेंटर में है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। अब Q/ε0 जो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मतलब लाइंस निकलेगी, तो टोटल 6 सरफेस है यहाँ पे, एक ये, दूसरा ऊपर में ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा आपके सामने, छठा पीछे, तो टोटल 6 आपका सरफेस हो गया। तो एक सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, तो सीधी सी बात है टोटल फ्लक्स अपॉन 6। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो एक सरफेस दिया हुआ है, हम लोग अपना हाइपोथेटिकली 5 और सरफेस मान के उसको एक पूरा क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे और एक सरफेस के थ्रू आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1.19 ये बहुत आसान है भाई, सब में कुछ है ही नहीं, तो आप लोग सबसे, मैंने बस नाम का बना दिया बोर्ड पे,
इसमें क्या बोल रहा है कि सेंटर पे आपका चार्ज दिया हुआ है, क्यू है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए गॉसियन सरफेस है, सरफेस का एज दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, सब बकवास है, कोई काम का जरूरत नहीं है अपने को। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो ठीक है पूरे गॉसियन सरफेस से निकालना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो सारे सरफेस मिला के पूछ रहा है, ये नहीं किसी एक सरफेस का पूछ रहा है। तो ऑटोमेटिकली चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा गॉसियन सरफेस ले लो और गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू, और उसको किससे डिवाइड कर देना है, एप्सिलॉन नॉट से। व्हाट यू विल गेट, टोटल फ्लक्स। तो इसमें कोई जान तो था नहीं भाई, तो ये 1.19, ठीक है। तो यहां तक आपने सब बना ही लिया होगा, और किसी को एक दो में कहीं दिक्कत हो तो अपना वो राइट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 20 में सिंपल है कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और एक स्फीयर ड्रॉ करो 10 सेंटीमीटर का और एक दूसरा ड्रॉ करो 20 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में बोलता है कि 10 सेंटीमीटर से अगर मान लो 5 फ्लक्स लिंक कर रहा है तो 20 सेंटीमीटर पे कितना फ्लक्स लिंक करेगा। तो भाई एक बात सुनो, मैंने तो कई बार ये चीज बता रखी है आपको कि अगर अंदर में चार्ज क्यू है तो आपकी मर्जी है, आप जितना बड़ा स्फीयर ड्रॉ करते जाओ, सभी से क्रॉस होने वाली जो लाइनें होंगी, जितनी भी लाइनें यहां से पास होंगी वो तो सारे सरफेस से क्रॉस होते हुए जाएंगी ना। तो इसलिए इसमें ये सोचना अपने को नहीं है कि हमने कितना बड़ा स्फीयर लिया है, चाहे तुम 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो या 20 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, यू विल गेट सेम फ्लक्स। मींस व्हाट, phi1 इक्वल्स टू phi2। क्लियर है। तो चलो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स विल बी सेम। फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा आपका, सेम। क्लियर है, तो फ्लक्स सेम होगा। चलो आगे देखते हैं। फिर एक चीज और पूछ रहा है कि कितना चार्ज इसके अंदर होगा। तो कितना चार्ज इसके अंदर होगा ये कैसे आएगा। तो दोस्तों फ्लक्स दिया हुआ है तो Q इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन में देखो फ्लक्स दिया हुआ है तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द फ्लक्स। अच्छा फ्लक्स क्या है, -1 इंटू 10 का पावर 3, यहां माइनस ही लिखना भाई, और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो चार्ज भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जब गॉस लॉ लिखते हैं तो चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अपना टोटल कि एक पहली बात है कि फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, दूसरा अपने को पॉइंट चार्ज की वैल्यू पूछ रहा था वो भी हमने निकाल दिया। चलो आगे देखते हैं। 1 to 1 बहुत आसान है, आप सभी से बन गया हो, सब लोगों से सॉल्व हो गया होगा। क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलोगे आपने तो नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, कैसे दिखा दिया भाई, लिखा हुआ है कि इससे आउटसाइड एक पॉइंट है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड है ना, किधर है, इनवर्ड, सेंटर की ओर इनवर्ड है। तो इनवर्ड है तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो इनवर्ड होगा, अदरवाइज आउटवर्ड होता। चलो फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला अपने को पता है KQ/R²। आउटसाइड पॉइंट के लिए इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे KQ/R²। सो Q इज इक्वल टू, यहां से R² इधर भेज दो, E1 R²/K। E1 की वैल्यू इज गिवन, ठीक है, R की वैल्यू गिवन, K की वैल्यू गिवन। यहां से Q का सेट मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि यहां पे फील्ड का सेट मैग्नीट्यूड पूछोगे, रखोगे। साइन तो मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा है, तो यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और उसके आगे माइनस पुट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में चार्ज आपका। ओके बच्चों, अब देखो इसमें कुछ डाटा बेकार का दिया हुआ होता है। इसमें आपको ना उस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है और आप देख रहे हो कि इसका कोई यूज अपने को पड़ा ही नहीं, उसका यूज हम लोग जरूरत है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो है रेडियस दिया हुआ, रेडियस की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, और ये भी ध्यान रखना कि नेगेटिव मैंने कैसे एज्यूम किया, और दूसरा यहां से सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, यू हैव टू प्लेस नेगेटिव चार्ज ऑन फ्रंट ऑफ दैट चार्ज। ओके चलो 1.122। अब ये देखते हैं, अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों। तो इसमें क्या बोल रहा है अपने को, इसमें बोल रहा है कि देखो ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर पे जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे ही होगा, तो सरफेस पे जो चार्ज होगा उसकी डेंसिटी दी गई है सिग्मा, यू नो सिग्मा, और सरफेस एरिया कितना आता है 4πr²।
यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द चार्ज। तो चार्ज को कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है, सीधा 4 पाई आर स्क्वायर को सिग्मा से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट द चार्ज ऑन स्फीयर। सिंपल, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी, आपसे सॉल्व हो गया होगा। और यहाँ पे आर, तो कहोगे आर कहाँ है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ना, डायमीटर दिया हुआ है। यू कैन सी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर 2.4 मीटर। तो डायमीटर 2.4 है, तो डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 1.2 मीटर। तो रेडियस की वैल्यू ना 1.2 मीटर यहां पुट करोगे, एंड सिग्मा आपको दिया हुआ है, सिग्मा इज गिवन 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको डायमीटर, रेडियस से मीटर में दिया हुआ है, आप आराम से निकाल लोगे। फिर कहता है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, अब यहां से देखो लाइंस निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कहता है कितना फ्लक्स होगा। तो आप क्या करो, एक गॉसियन सरफेस ले लो, तो इस पूरे चार्ज को क्या करेगा, इनक्लोज कर लेगा। तो ऑटोमेटिकली टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है, तो यहां से चार्ज निकाल लोगे और चार्ज की वैल्यू यहां पे रख दो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो आप कैलकुलेशन भी किया करो भाई, अगर मैंने बोल दिया कैलकुलेशन कर लो, आप भी ऐसे ही मत छोड़ देना। कैलकुलेशन तुम्हें एग्जाम में तो करना ही होगा ना, तो आप रखो, वैल्यूज को पुट करो और फिर आंसर मैच करो। ओके, चलो उसके बाद 1.23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल, कुछ सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है। दिस इज योर व्हाट इज दिस इज इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। यहां से r डिस्टेंस पे आपको फील्ड की वैल्यू गिवन है। तो देखो ना, अपने को लैम्डा पूछ रहा है, तो जस्ट रिमेंबर, अब हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, तो E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। E को किससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r से। तो वैल्यूज को पुट कर दो, ऑल थिंग्स आर गिवन। जैसे क्या क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो r के जगह 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूलना मत। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम जानते हो, 2 पाई दिया हुआ है, E दिया हुआ है, यू विल गेट लैम्डा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 124 यानी 24। ये तो अभी हमने कैपेसिटर में भी डिस्कस किया है बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो 2 मेटल प्लेट दिया हुआ है और कह रहा है कि दोनों का जो इनर साइड है, आउटर की बात ही नहीं कर रहा, तो आउटर पे से चार्ज 0 होगा, तो इनर पे जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट है। इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। जो इनर प्लेट्स पे चार्जेस दिए गए हैं वो इक्वल एंड अपोजिट, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो तुम्हें पता है कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन और इसकी वजह से अट्रैक्शन, दे विल कैंसिल ईच अदर। अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से अट्रैक्शन, दे विल कैंसिल ईच अदर। ये हमने कैपेसिटर में देख रखा है। और रही बात इनके बीच में, तो अंदर में ये दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे, अंदर में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, तो जो नेट फील्ड होगी वो होगी क्या, E1 प्लस E2। अंदर में जो फील्ड होगी वो क्या होगी बच्चों, E1 प्लस E2, दोनों का फील्ड ज्वाइंट हो जाएगा। तो एक प्लेट, एक सरफेस जो है वो शीट की तरह काम करता है। तो एक शीट की वजह से आप जानते हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। विदाउट साइन रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने दिखा रखा है। अच्छा, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, बस नेचर अपोजिट है, चार्ज डेंसिटी सेम है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या हो गया, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रखोगे 17 इंटू 10 का पावर माइनस 22 और अपॉन 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कैलकुलेट होके आएगा 1.9 इंटू 10 का पावर 10 का पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। इसको मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि एनसीईआरटी में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में सिर्फ तुम्हें दिया हुआ है 1.9। 1.9 तब आता जब ये 22 के जगह सिर्फ क्या होता है 12, लेकिन जो डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो 22 दिया हुआ है, माइनस 22। तो आपको आंसर यही लिखना होगा 1.9 इंटू 10 का पावर माइनस 10। ओके, अगर वो 22 होता, जैसा कि देख रहा हूं मैं कि 22 ही दिया हुआ है, तो इन दैट केस आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
क्लियर है? तो चलो इस तरीके से ये खत्म हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं एडिशनल एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। जिसको राइट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज देखते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, आपने सॉल्व किया होगा। एक दो क्वेश्चन जिसने देखो, जिसने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, जिसने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है उसको दिक्कत तो नहीं आनी है। क्लियर है ना? तो चलो हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले 125 यानी 25 नंबर की। एक क्वेश्चन, इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया था मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट को करके। इसमें जो एक ऑयल ड्रॉप को चार्ज किया जाता था और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया। तो हमें तो उसके डिटेल में एक्सपेरिमेंट को भी नहीं जाना है, अभी अपने को उस एक्सपेरिमेंट का सोचना है कि देखो मैंने ये मान लो एक ड्रॉप बनाया है ना, ड्रॉप बनाया, ड्रॉप के ऊपर क्या रख दिया, चार्ज। तो ड्रॉप पे चार्ज दे दोगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा ऊपर की ओर, कितना, Q इंटू E। और उसको बैलेंस करने के लिए कौन लग रहा है, ग्रेविटेशनल। मतलब मिलिकन ने यहां पे ऑयल को इसलिए चार्ज किया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे जो उसके ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर सके। अच्छा, उन्होंने कितना चार्ज दिया वो कैलकुलेट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि 12, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉप के ऊपर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ऑटोमेटिकली जो चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 12 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट Q इक्वल्स टू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां एग्जिस्ट कर रही है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज आपका दिया हुआ 2.55 इंटू 10 का पावर 4। ओके, अब देखो इक्विलिब्रियम में आपका mg को कौन बैलेंस करेगा, QE। mg को बैलेंस करेगा कौन, QE। और मास को कैसे लिखेंगे, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये ऑयल ड्रॉप है, स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने रो यानी डेंसिटी से, एंड डेंसिटी इज गिवन इन द प्रॉब्लम। डेंसिटी आपकी दी गई है 1.6 ग्राम पर सीसी क्यूब। देखो इन सबको यूनिट्स में जरूर कन्वर्ट कर लेना, ग्राम्स को करोगे केजी में, और सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर को 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर होगा। मैंने वो कैलकुलेशन नहीं किया, मैं बस मेथड बता रहा हूं, आप कर लेना इसको। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको 9.8 रखना है अपने को। क्यू यहां से हम लोग डाल देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो आर क्यूब यानी रेडियस अपने को निकालना है ना, तो आर टू द पावर 3 इक्वल टू दिस होल थिंग। क्या है ये आपका, देखो 3 हो गया, क्यू यहां से रख देंगे, देखो सब कुछ दिया हुआ है। ई गिवन है 4 पाई रो, डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी। वहां पे बस यही ध्यान रखना भाई, ग्राम पर सीसी में है, तो ग्राम पर सीसी में है, तो ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में 10 टू द पावर माइनस 3 और नीचे में 10 का पावर माइनस 6 करोगे, तब जाके वो केजी मीटर क्यूब में आएगा। ये रो हो गया, जी रह गया, सारे वैल्यूज को पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर, रेडियस निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन टफ है, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने मेथड बता दिया। मिलिकन के नाम से डरो मत, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक ऑयल ड्रॉप लिया, ऑयल ड्रॉप को चार्ज किया और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हैंग किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि उसके mg को क्या कर रहा है, बैलेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 126। आई होप कि इसको तो एकदम आराम से आप मजे में सॉल्व कर लिए होंगे। तो पहला कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉसिबल है। तो बच्चों पहला तो कंडक्टर पे देखो, कंडक्टर पे है, चार्ज सरफेस पे है, अच्छी बात है, लेकिन आप जब डायग्राम को देख रहे होंगे तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल, ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके,
रही बात बी का, तो बी भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट भी दिखाया गया है, पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट भी दिखाया गया है, विच इज नॉट अगेन पॉसिबल, क्योंकि जो EFLS होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट जरूर होता है, लेकिन टर्मिनेट होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज पे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सी एकदम आइडियल है, ऐसा डायग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है, सी इज द आइडियल आंसर, सी करेक्ट है, ऐसा डायग्राम हो सकता है। डी ऑफ कोर्स गलत, इसमें देखो कई सारी चीजें गलत है, एक तो पॉजिटिव पे टर्मिनेट भी हो रही है और आपस में ये इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो मैंने सिर्फ इंटरसेक्ट वाली बात लिख दी है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो कि ये पॉजिटिव पे टर्मिनेट भी हो रही है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट भी हो रही है, नॉट पॉसिबल। ओके, डी हो गया। अब बात करते हैं ई का, तो ई में देखो, ई में क्या दिख रहा है, बाकी सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन बीच में क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ओनली वन करेक्ट इज सी। चलो 1.27, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और बढ़िया है, दिमाग लगाते हैं, ये डायपोल का क्वेश्चन है जिसको समझते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो देखो जेड के लॉन्ग मैंने मान लिया आगे जेड है, आगे की ओर जेड मान लिया। फिर कहता है एक डायपोल रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव जेड में, तो नेगेटिव जेड में डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर होगा डायपोल का, देखो दिस इज पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है उसका नेगेटिव चार्ज, तो डायपोल ठीक उल्टा रखा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो फील्ड है ना इसका मैग्नीट्यूड जेड में आगे बढ़ने पे बढ़ता है, और बढ़ने का जो रेट है वो गिवन है, वो गिवन है कितना भाई, तो वो गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, यानी DE/dz कह सकते हो। DE का मतलब हो गया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, dz मतलब हो गया डिस्टेंस, यानी इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर मीटर, यानी हर 1 मीटर चलने पे फील्ड में इतना का इजाफा हो जाता है, क्लियर है। और डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है 10⁻⁷ कूलम मीटर। अपने को क्या करना है सो देखते हैं, हम लोग को करना क्या है भाई, हम लोग को पहले निकालना है इस पे टॉर्क। तो देखो इसने क्लियर कट लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका है जेड एक्सिस के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका किधर है बच्चों, जेड एक्सिस के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग, और डायपोल किधर है, डायपोल मोमेंट है नेगेटिव जेड में, तो एंगल तो खुद ही देख सकते हो, एंगल कितना होगा 180, तो 180 के लिए आपका जो है, ठीक है, 180 के लिए जो आपका टॉर्क है वो क्या हो जाएगा 0, 180 के लिए टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है P×E, और P×E में PE sin थीटा, sin 180 0, तो दोस्तों इस केस में टॉर्क तो आपका आ गया 0, लेकिन फोर्स की बात करोगे तो फोर्स 0 नहीं होगा, फोर्स यूनिफॉर्म फील्ड में 0 होता है, और यहां फोर्स क्या है, अलग अलग पॉइंट पे फील्ड अलग अलग है। तो एक बात सोचो, नेगेटिव चार्ज यहां है, पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो Z के अलोंग चलने पे लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि Z के अलोंग चलने पे फील्ड ज्यादा है, कोई एक हाइपोथेटिकल फील्ड है, एग्जामिनर ने मान लिया तो ठीक है, हम लोग ही मान लेते हैं, तो यहां पे फील्ड ज्यादा है, यहां पे फील्ड कम है, और नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, पॉजिटिव पे फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, तो निश्चित तौर पे F1 ग्रेटर होगा, F2 स्मॉलर होगा, क्योंकि Z के अलोंग, Z के आगे जाने पे आपको ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसलिए नेट फोर्स की बात होगी तो F1 में से F2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, F1 होगा Q×E और F2 होगा Q×E2, ठीक, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस फोर्स का डायरेक्शन क्या है अलग, तो की क्या करो Q इसमें कॉमन ले लो, ये मत सोचना कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है सिर्फ, Q को कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या बच गया भाई E1 - E2, यहां और यहां के बीच के फील्ड का डिफरेंस। तो अब एक काम करो, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डायपोल के दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को r मान लो, तो r से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, r से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। पहले सुनो, पहले फोर्स क्या था QE1 QE2, Q कॉमन ले लिया तो E1 - E2, और अपने मन से r से ऊपर मल्टीप्लाई करो, r से नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर जो r से मल्टीप्लाई किया तो r × Q यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका डायपोल मोमेंट। और रही बात फील्ड में डिफरेंस, फील्ड के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस,
तो देखो ये यही है ना, चेंज इन फील्ड अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन फील्ड अपॉन आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो E1 माइनस E2 बाई आर जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, यूनिफॉर्मली घट रहा है। तो DE बाई DZ को हम लोग चाहें तो E1 माइनस E2 बाई आर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, Q इंटू आर के जगह P लिख दिया और E1 माइनस E2 बटे आर के जगह DE बाई DZ यानी कि 10⁵ न्यूटन पर कूलम जो फील्ड में चेंज आया डिस्टेंस से वो लिख दिया। इस बात को फिर से समझो, यहां तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है। देखो ये जो लिखा हुआ है ये फील्ड में डिफरेंस आता है, सीधी सी बात है, 1 मीटर चलने पे फील्ड के वैल्यू में चेंज आता है 10⁵ का। तो आर मीटर चलने पे कितना आएगा, तो सीधी सी बात है आप वही पुट कर दो। तो ये टोटल चेंज हुआ E1 E2, यहां से यहां का चेंज E1 E2 हुआ और ये कितने डिस्टेंस में आया R। तो अल्टीमेटली ये जो रेशियो है ये तो इसी के बराबर होगा ना, फील्ड बदलने का दर, और वहां से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा इससे फोर्स किधर लगेगा, तो देखो F1 ग्रेटर होगा, F2 स्मॉलर होगा, तो निश्चित तौर पे फोर्स दिस साइड यानी नेगेटिव Z एक्सिस में, फोर्स जो लगेगा नेगेटिव Z एक्सिस में। लिख लो इसको। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। तो 1.28, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मेरे को बताने का जरूरत भी नहीं था, लेकिन ठीक है मैं बता सॉल्व कर देता हूं। देखो ऐसे अजीब शेप का एक कंडक्टर है, इसके अंदर एक कैविटी है, बाकी ये मटेरियल है इसका पूरा यहां पे। तो अपने को ये शो करना है कि जो चार्ज हम लोग उसको देंगे वो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे अपीयर होगा। तो देखो भाई इसको मैंने पहले भी सॉल्व किया है आपके सामने। अब एक काम करते हैं, इसको जो चार्ज देते हैं हम लोग, कितना चार्ज दे रहे हैं Q, तो हमें ये शो करना है कि वो पूरा चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। देखते हैं। तो मान लो ये आउटर सरफेस पे आपका चार्ज आया, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि यहां भी कोई चार्ज स्मॉल q आया, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहां पे स्मॉल q है तो आपको जस्ट याद होगा कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग सरफेस के बीच से लेते थे, और कंडक्टर के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो ऑटोमेटिकली इस सरफेस से, ये जो गॉसियन सरफेस जो हमने इसके अंदर लिया है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इस सरफेस से फ्लक्स भी होगा 0, और फ्लक्स तभी 0 हो पाएगा बच्चों जब Q क्या होगा, 0। और अगर ये Q 0 हो गया तो सर्टेनली सारा का सारा चार्ज कहां पे रहेगा, आउटर पे ही रहेगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये कैसे सारा चार्ज बाहर आ गया, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमने एक गॉसियन सरफेस ले लेना है जो इस मटेरियल से पास कर रहा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका फ्लक्स 0 होगा। तो फ्लक्स 0 होगा तो अंदर में चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0। तो सारा चार्ज जो बचा हुआ है कहां अपीयर हो जाएगा, सरफेस पे। तो ये आंसर आपका हो गया ए का। चलो ठीक है। बी में सब कुछ वैसा ही है बच्चों, बस क्या फर्क होगा सो देखो। फर्क ये हुआ कि अंदर में भी एक और चार्ज रख दिया गया, और ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कुछ नहीं है इसमें भी। अब मान लो ये सरफेस है, ठीक है, दो कंडक्टर है ए और बी, तो बाहर वाले का नाम इसने ए रखा हुआ है और ये अंदर वाले का बी। ए पे जो चार्ज दिया जा रहा है बच्चों, ए पे चार्ज दिया गया है प्लस क्यू, और बी पे दिया जा रहा है प्लस स्मॉल क्यू। तो इस पे तो प्लस स्मॉल क्यू यहीं पे होगा, तो फिर वही करो, एक गॉसियन सरफेस लोगे, तो एक गॉसियन सरफेस लोगे तो इस सरफेस के अंदर फ्लक्स 0, क्योंकि फील्ड वहां पे क्या है, 0, फील्ड क्या है 0, तो इसके अंदर Q इनसाइड भी 0 होना चाहिए। तो अगर सेंटर पे प्लस Q चार्ज है तो यहां पे आपका होगा माइनस Q। अब फिर कंजर्वेशन लगाओ कि आउटर वाले कंडक्टर का दो सरफेस, ये सरफेस ये सरफेस, ये सरफेस ये सरफेस, ये दोनों मिला के प्लस Q होना चाहिए। तो इसके अगर इनर सरफेस पे माइनस Q है तो आउटर पे ऑटोमेटिकली प्लस Q प्लस। आ रही है बात समझ में, ताकि इन दोनों को ऐड करने पे ये प्लस Q चार्ज निकल के आ जाए। तो सेंटर पे हमने दिया प्लस स्मॉल q, सरफेस पे इंड्यूस हो गया माइनस Q, और आउटर सरफेस पे आ गया
कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। तो इस तरीके से Q इनसाइड क्या हो गया आपका 0 से हम लोग वहां तक पहुंच गए। तो हम लोग को यही प्रूव करना था कि आउटर सरफेस पे प्लस कैपिटल Q स्मॉल q। तो गॉस लॉ लगाते जाओ, प्रूव करना एकदम आसान काम है। ठीक है, इसका सी पोर्शन में बोल रहा है वो शील्डिंग। तो शील्डिंग तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी मेटल के कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। वहां पे फील्ड की कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भी बाहरी फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं कर सकता है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, जो हमने पढ़ रखा है, वो मैंने आपको लिखवा रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अब देखो कैसे होगा, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। पहले समझो एक बात मेरी, ये हमने एक हॉलो कंडक्टर ले लिया, ध्यान से सुनते रहना। ये हॉलो कंडक्टर ले लिया, मान लो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, बस देखते जाओ कैसे कैसे दिमाग लगाना है इसमें, और तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो सरफेस पे, कहीं भी सरफेस पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता था, सरफेस पे फील्ड होता था, इनसाइड फील्ड हो गया 0, लेकिन सरफेस पे फील्ड हुआ, और फील्ड की वैल्यू कितनी थी, तो फील्ड की वैल्यू थी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर को चाहे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है कि Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो गया। तो चार्ज को अगर एरिया से डिवाइड करोगे तो डेंसिटी आ गई, और डायरेक्शन है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जो यहां इसने कर रखा है। तो मान लो एक स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, आउटसाइड, सरफेस के आउटसाइड कितना हो गया आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड में क्या है 0। ध्यान से सुन लो, आउटसाइड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड में क्या है 0। अब देखो क्या करना है, इसी क्वेश्चन में कहता है कि वहां पे एक छोटा सा होल बना देना है। तो देखो ठीक है, होल बना देना है, मान लो ये होल बन गया। ठीक, अब पूछ रहा है कि इस होल, जब होल का मतलब वहां कट कर दिया गया, तो कह रहा है कि वहां पे ये प्रूव करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले सरफेस पे यहां पे था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका ठीक हाफ हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको प्रूव करना है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। पहले ये समझो कि ये टुकड़ा जो यहां पे हमने हटा दिया है, वो टुकड़ा पहले यहां पे था। तो जब वो वहां पे था, देखो ये टुकड़ा यहां पे था, तो इसके आउटर पे फील्ड कितना आ रहा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों हो रहा था बच्चे, या दिमाग लगाना, इसके एक तरफ फील्ड हो रहा था 0 और एक तरफ हो रहा था इतना। ऐसा क्यों हो रहा था ये समझो। ऐसा इसलिए हो रहा था कि इस टुकड़े का फील्ड और बाकी रेस्ट ऑफ द कंडक्टर का फील्ड, ये दोनों ज्वाइन हो जा रहा था। क्योंकि एक कंसीडर करो कि ये टुकड़ा जो हमने यहां काटा, एक पोर्शन जो वहां हमने काटा, उसका फील्ड और उसके अलावे रेस्ट ऑफ द कंडक्टर का फील्ड, रेस्ट ऑफ द स्फीयर का फील्ड, दोनों के फील्ड का डायरेक्शन वहां पे आउटसाइड पॉइंट पे क्या था सेम, और इनसाइड पॉइंट पे वो डायरेक्शन दोनों का क्या था अपोजिट। तो क्या ऐसा कैसे पता लग गया आपको? अरे तभी यार, तो अंदर में अपोजिट था, मतलब देखो ये टुकड़ा इधर इधर, सीधी सी बात है, अगर कोई डिस्क है ऐसा काट लिया आपने, तो डिस्क की वजह से इधर फील्ड इस तरफ होगा, इधर इस तरफ होगा, तो इसकी वजह से फील्ड इस साइड इधर, इस साइड इधर, और बाकी स्फीयर की वजह से आगे ही रहा। तो यहां पे ये दोनों तो ऐड हो गया, लेकिन अंदर में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया। इसलिए आपको ये कैंसिलेशन में क्या दिख रहा है 0, और आउटर में दोनों एडिशन होके कुछ ना कुछ फील्ड प्रोड्यूस हो गया। चूंकि अंदर में ये दोनों कैंसिल करके 0 कर रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये E1 और E2, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसलिए अगर E1 या E2 की बात करेंगे तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जुड़ के, तो अगर किसी एक की बात करेंगे
या तो इस डिस्क की बात करो या तो रिमेनिंग स्फीयर की, तो एक की वजह से वहां पे कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हाफ हाफ का मामला समझ में आया। अंदर में जीरो है, अंदर में जीरो क्यों है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और बाहर में दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने पर अगर ये इतना फील्ड दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन है। अब जब तुमने यहां पे इस टुकड़ा को काट के हटा दिया, तब तो सिर्फ यहां पे देखो एक ही फील्ड, चाहे अंदर ले लो ठीक यहां पे या बाहर ले लो ठीक, एक ही फील्ड बचा। ये जो कैंसिलेशन वाली जो बात हो रही थी, किसकी वजह से, उस टुकड़े की वजह से वो हट गया है, तो सिर्फ सिंगल फील्ड रह गया, और वो कौन सा रह गया, E2। E2 मतलब रिमेनिंग स्फीयर की वजह से। इसलिए इस केस में आपका ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डायरेक्शन के हिसाब से। आ रही है बात समझ में। पहले वो दोनों था तो कैंसिल हो रहा था, यहां पे चूंकि सिर्फ यही है तो सिर्फ इसकी वजह से होगा, और बाकी पोर्शन में ये बात नहीं होगी। बाकी पोर्शन के डिस्क तो है ही कैंसिलेशन, लेकिन यहां होल के पास जो फील्ड होगा वो सिर्फ रिमेनिंग स्फीयर की वजह से होगा, और वो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.30 का, 30 का। तो देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। आपको याद होगा कि इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बिना गॉस लॉ के भी आपको इसको डिराइव कर दिया है। आप जाके लेक्चर में चेक करो, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें मैंने आपका इसको डिराइव किया था बिना गॉस लॉ के, और आंसर आया था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये ऑलरेडी आपको किया हुआ है, आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने दोनों मेथड से कर दिया था, कूलम लॉ से भी और गॉस लॉ से भी। ठीक है, तो इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 1.31 की। अब देखो ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन, मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोलता है कि जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस हुआ और इलेक्ट्रॉन्स राउंड करते हैं। तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रॉन, और क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोगों का पहले ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको कट नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है, अब जो सच्चाई है वो ये है कि ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, दे आर मेड ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हालांकि आज भी उनको अलग आइसोलेट करना मुश्किल है, नहीं किया गया है, लेकिन अब ये एजम्पशन है कि ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन स्मॉलर पार्टिकल, सब पार्टिकल के बने होते हैं, और उस पार्टिकल का नाम है क्वार्क। इसको क्वार्क मॉडल भी बोलते हैं। तो क्वार्क मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मच स्मॉलर पार्टिकल्स क्वार्क्स के बने होते हैं। ठीक है, अब ये क्वार्क के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो आपको दो टाइप के क्वार्क होते हैं, जो यहां पे लिखा हुआ है, एक डाउन और एक अप। डाउन को डी से बोल रहा है, अप को यू से बोल रहा है। डाउन का क्वार्क के बारे में लिखा हुआ है बच्चों, देखो डाउन क्वार्क को डिनोटेड बाय डी कर रहा है, और डाउन क्वार्क पे बता रहा है कि चार्ज होता है +2/3e, और अप क्वार्क पे होता है -1/3e। e का मतलब हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मच स्मॉलर पार्टिकल क्वार्क्स के बने होते हैं। क्वार्क दो टाइप के हो गए, एक डाउन क्वार्क, और डाउन क्वार्क का देखो बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो, लिखा, सॉरी, अप क्वार्क और डाउन, अच्छा डाउन क्वार्क का वैल्यू जो है ना, तो अप क्वार्क है 2/3, और डाउन क्वार्क का जो आपका चार्ज दिया हुआ है, उल्टा लिख दिया मैंने, डाउन क्वार्क का -1/3 और अप क्वार्क का +2/3। साथ ही साथ उसने ये कह रखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क के बने होते हैं। तो देखो प्रोटॉन पूछ रहा है कि प्रोटॉन का कंपोजिशन लिखो। देखो 3 क्वार्क को ऐड करो, लेकिन प्रोटॉन पे नेट चार्ज कितना होता है, +ही। तो तुम सोचो कैसे ऐड करोगे। तो बहुत सिंपल है,
एक अप लो, फिर एक अप लो और प्लस एक डाउन लो। कैसे भाई? तो देखो तुम खुद, u अप वाला कितना है 2/3, 2/3 प्लस 2/3 कितना हो गया 4/3। अब 4/3 में से 1/3 अगर माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली E आ जाएगा। तो प्रोटॉन बना हुआ है UUD का। प्रोटॉन किसका बना हुआ है? U प्लस D। U का वैल्यू कितना 2/3E प्लस 2/3E और D हो गया -1/3E। आप ऐड करके देखो प्लस E निकल के आ जाएगा। रही बात न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होता है 0 और इसे भी 3 क्वार्क से आपको सेटिंग करना है। तो सीधी सी बात है इसका हो जाएगा U प्लस D। अब U हो गया 2/3 और D हो गया -1/3 सबको ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो मेरे को यही पूछा गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपोजिशन बताओ। तो प्रोटॉन का कंपोजिशन हो गया UUD और न्यूट्रॉन का हो गया UDD। क्लियर है? अप और डाउन समझ में आ गया? क्वार्क होते हैं, बस क्या क्या क्वार्क के बारे में याद रखना है कि क्वार्क सब पार्टिकल्स होते हैं किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिसका नाम है क्वार्क। एंड क्वार्क जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक डाउन क्वार्क जिसके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है -1/e, एक अप क्वार्क होता है +2/e। ठीक है ना? और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन कितने क्वार्क के बने होते हैं? 3 क्वार्क के। क्लियर? तो यही अपने को पूछ रहा था, तो इसको ध्यान से रखना, समझना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 132, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 132 में बोल रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आप मान लो और एक स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब समझते हो? नल पॉइंट का मतलब है जैसे ये नल पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां पे अगर टेस्ट चार्ज रखोगे तो F इंटू Q इंटू E, तो Q इंटू 0, तो यानी वहां पे नेट फोर्स क्या हो गया 0। और ये स्थिति क्या होगी? इक्विलिब्रियम की। तो नल पॉइंट पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में। फिर आगे क्या बोल रहा है? सो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल। कह रहा है कि देखो वो जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अनस्टेबल। कहना बिल्कुल सही है। अनस्टेबल क्यों होना चाहिए? देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या खासियत होती है कि आप जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हो और वहां से आपको अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए तो फिर आप वापस आ जाओ। तो तुम सोचो इस पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां अगर हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया तो वहां पे तो फोर्स 0 लग गया, वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर उसको मैं इधर खिसकाऊं तो उसमें एक टेंडेंसी होना चाहिए कि वो वापस आ जाए उस पॉइंट पे, तब बोलेंगे स्टेबल। तो ऐसा होने के लिए, वापस आने के लिए फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, तब ना पॉजिटिव चार्ज को तुम इधर ले जाओगे तो फील्ड के लॉन्ग चलता हुआ फिर यहां आ जाए। और जब स्टेबल की बात हो रही है तो हर डायरेक्शन में ये बात लागू होनी चाहिए कि अगर उस टेस्ट चार्ज को ऊपर ले जाए तो ऊपर से भी नीचे आ जाए, तो इसका मतलब यहां पे फील्ड ऐसे होना चाहिए, इधर ले जाए तो भी वापस आ जाए। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नल पॉइंट पे ऐसे होना चाहिए। अब तुम खुद सोच के देखो भाई, अगर EFLS ऐसे ड्रॉ कर दें और यहां पे कोई चार्ज है ही नहीं तो तुम कहोगे कि टेस्ट चार्ज वहां पे रख रहे। अरे टेस्ट चार्ज जो वहां पे तुम रख रहे हो वो चार्ज अपने ऊपर थोड़ा ही फोर्स लगाएगा, आखिर ये फील्ड तो किसी और का होना चाहिए। और ये किसी और का फील्ड हो और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऐसा लाइन तभी संभव है जब यहाँ पे कोई माइनस चार्ज होगा, और माइनस चार्ज अगर यहाँ पे होगा तभी ये टर्मिनेटिंग लाइन होगी। और जब यहाँ पे माइनस चार्ज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 नहीं हो पाएगा, तो फिर वो नल पॉइंट कैसे हुआ? तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बिना किसी चार्ज के नॉट पॉसिबल। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम भी स्टेबल क्या होगा आपका? अनस्टेबल। आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब खुद सोचो ना कि अगर गॉस लॉ से भी देखोगे तो नेट फ्लक्स इनसाइड यहां नेगेटिव चार्ज होना चाहिए,
जबकि बोल रहा है कि वहां कोई चार्ज नहीं है, वहां बस एक पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड क्या है, 0। वहां पे हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे तो दूसरा टेस्ट चार्ज का तो फील्ड बात उसका फील्ड नहीं लेना, फील्ड उसके जाने से पहले ही वहां ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है राइट। तो बिना चार्ज के ऐसा EFLS होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल। फिर इसी के ये ए पार्ट में, बी पार्ट में देखो कहता है कि चीजों को एक्सप्लेन करो दो चार्ज के सिस्टम के थ्रू। तो देखो मैं भी तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो एक चार्ज यहां प्लस क्यू है, तुम तुरंत समझ जाओगे, और यहां एक प्लस चार्ज है क्यू, दोनों चार्ज सेम है। तो ठीक सेंटर पे नल पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर प्लस क्यू देखें यहां प्लस क्यू देखें तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहां कोई टेस्ट चार्ज रख दोगे क्यू नॉट, क्लियर है। तो क्यू नॉट अगर रख दोगे तो इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन अगर उस टेस्ट चार्ज को तुम, ठीक है ना, अगर उस टेस्ट चार्ज को इधर पुश करोगे तो निश्चित तौर पे वो वापस आएगा, क्योंकि यहां ले जाओगे टेस्ट चार्ज को तो ये इसके नजदीक हो गया, तो इसने इसको ज्यादा फोर्स से पुश किया तो ये वापस आ गया। तो इस डायरेक्शन में तो ये वापस आ रहा है, लेकिन अगर इसको बाइसेक्टर के लोग यहां शिफ्ट करोगे, मान लो कि शिफ्ट तो अगर स्टेबल है तो किधर भी ले जाके जा सकते हैं ना। तो मान लो इस लाइन के बजाय अगर मैंने इसको यहां रख दिया क्यू नॉट को, तो तुम खुद सोचो कि ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो ये तो ऊपर भाग जाएगा। तो रीस्टोर होने के बजाय ये ऊपर चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जब इसको हम लोग रखे तो ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये स्टेबल में नहीं है। स्टेबल में तब होता है जब किधर भी इसको खिसकावे तो ये वापस उस पॉइंट पे आ जाए। तो अलोंग द लाइन तो ये स्टेबल में है, लेकिन बाइसेक्टर के अलोंग अनस्टेबल है। तो कहोगे सर एक में स्टेबल हुआ एक नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी एक, याद रखना, अगर कोई भी एक डायरेक्शन में अगर वो अनस्टेबल प्रूव हो गया तो उसको हम लोग अनस्टेबल के कैटेगरी में ही डालेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। इसको लिख लो जो लिखना है इसमें। तो देखो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 और 134। ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक वीडियो पूरा बना के आपको दिया था, उसमें किया था। तो वहां से ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है। क्या करना है, कितना सिंपल सोच है, कितना सिंपल थिंकिंग है। देखो, ऊपर वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले को नेगेटिव, तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है। तुम्हें याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे आएगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है ना, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो एक काम करो, इस डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इधर क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस। तो ये प्रोजेक्टाइल वाला केस है, जो हम लोग 11th में प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं, वहां से इसमें दिमाग लगा सकते हैं। तो y एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लग रहा है बच्चों, तो Fy इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई। y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, तो y के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। तो ये हो गया y के लॉन्ग एक्सेलरेशन। x के लॉन्ग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो x के लॉन्ग कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, x के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। अच्छा, प्लेट की लेंथ जो दी गई है डेल्टा x, वो दिया गया है l। तो तुम खुद सोचो कि जब पार्टिकल को इनिशियली x के लॉन्ग थ्रो किए, तो ये जो ऊपर लगने वाला फोर्स है, इसको टेढ़ा करते 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 ऐसे कर देगा, तो y के लॉन्ग भी डिफ्लेक्शन होगा। तो आपको यही डिफ्लेक्शन डेल्टा y निकालना है। बात समझो, डेल्टा y क्यों आया, समझ आया ना, क्योंकि y के लॉन्ग आपका फोर्स लग रहा है, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन भी है। तो देखो, सबसे पहले अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस क्या हो रहा है, तो x एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं। तो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, l, x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितना है, vx, लेकिन x के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन जब नहीं होता है तो काइनेमेटिक्स में तुम्हें पढ़ाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल सी बात है, x के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x एक्सिस के लॉन्ग हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो t इक्वल्स टू क्या आ गया, तो t इक्वल्स टू आ गया अपना l अपॉन vx, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है आपका कितना है, l। तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, l अपॉन vx। ओके, तो टाइम की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहाँ पे
L अपॉन वी एक्स, और जो टाइम इसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलने में लगाया है y के लॉन्ग मोशन भी उसी टाइम में हो रहा है, लेकिन y के लॉन्ग चूंकि एक्सेलरेशन है तो हम लोग ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो y एक्सिस के लॉन्ग जो हम लोग लिखेंगे डेल्टा y बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा y डिस्प्लेसमेंट यही तो अपने को निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग कुछ भी नहीं दी गई है तो यहां पे क्या लिख लोगे 0 हाफ, और ए वाई की जगह क्या लिखोगे, ए वाई की जगह लिखोगे क्यू ई बाई एम। तो देखो हमने यहां लिख लिया क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन वाई के लॉन्ग, और टाइम वही पुट किया जो यहां पे हमने निकाला है। तो सीधी सी बात है एल स्क्वायर बाई वी एक्स स्क्वायर। तो यही अपने को प्रूव करना था कि वाई के लॉन्ग जो डिफ्लेक्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। तो डेल्टा वाई, वाई के लॉन्ग जो डिफ्लेक्शन आया वो कितना है, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m vx स्क्वायर। यही अपने को प्रूव करना था, ये सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में ठीक इसका उल्टा पूछ लिया है। अगले क्वेश्चन में क्या किया ना बच्चों, अगले क्वेश्चन में ना ये यहां से फेंका, ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये चार्ज यहां जाके टक्कर हो गया, टक्कर कर दिया, टक्कर हो गई। तो पूछता है ये डिस्टेंस कहां पे टकराया प्लेट पे, तो दूरी कितना है। इस बार ये डेल्टा वाई दिया हुआ है, देखो बुक में बुक में देखो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। जब आप देखोगे तो डेल्टा वाई दिया हुआ है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो डेल्टा वाई इज गिवन, और क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, हाँ जो पार्टिकल है उसका चार्ज दिया हुआ है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, तो लिखोगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, तो खुद देखो। तो इस बार तो इस बार आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये L। तो देखो इसी फॉर्मूला को यहां उठा के रख दो, और सीधी सी बात है इस बार L इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 2 ऊपर चला गया, यहां छूट गया ना, डेल्टा y, तो 2m इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा y, और क्यू ई डिवीजन में चला गया, और L स्क्वायर है तो L इक्वल टू अंडर रूट ले लोगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी गिवन है, डेल्टा वाई दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। आप सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे, एल का वैल्यू यहां से आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसा ही था, कॉन्सेप्ट यही था कि एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्स के लॉन्ग सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से खत्म हुआ। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और अच्छे से सॉल्व करना है। देखो जितना मेहनत मैं कर रहा हूं आपको भी इतना मेहनत करना है। हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे, एकदम डरने का नहीं है कुछ भी। हम लोग इस बार नॉर्मल तरीके से जो पढ़ाई होती है उससे भी अच्छा पढ़ के दिखाएंगे, ये हम लोग अपना संकल्प करके चलें। ठीक है बच्चों, आप बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अभी जब कैपेसिटर चल रहा है तो उसको भी रिवाइज करते रहिए। ओके, इसको आप राइट डाउन कर लेना, फिर हम लोग कल मिलते हैं।